आप सभी विद्यार्थियों को जय श्री श्याम। बाय स्टडी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम भारतीय इतिहास का अध्ययन करेंगे और भारतीय इतिहास पटवार, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी, जीडी वगैरह सभी में समान रूप से उपयोगी होगा और भारतीय इतिहास को हम सामान्य सरल तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, भारतीय इतिहास का यदि हम अध्ययन करें तो हम 3 भागों में अध्ययन करते हैं। भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांट करके अध्ययन किया जाएगा। लेकिन इससे पहले हम इतिहास के बारे में सामान्य चर्चा करते हैं। इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास के जनक कौन है, विश्व इतिहास के जनक कौन है, भारतीय इतिहास के जनक कौन है तथा राजस्थान इतिहास के जनक कौन है। तो सर्वप्रथम हम सामान्य चर्चा करते हैं, उसके बाद हम प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, सर्वप्रथम बात करते हैं इतिहास किसे कहा जाता है और इतिहास के जनक कौन है। देखिए, इतिहास, सबसे पहले हम बात करते हैं इतिहास किसे कहा जाता है। देखिए दोस्तों, इतिहास, इति है और आस, इन शब्दों से मिलकर बना है। इतिहास जो शब्द है, इति है और आस शब्दों से मिलकर बना है और इसका अर्थ हुआ निश्चित रूप से ऐसा होगा। इतिहास जो शब्द है तो 3 शब्दों से मिलकर बना है, इति है और आस। इसका अर्थ होता है निश्चित रूप से ऐसा हुआ होगा। इसी प्रकार देखिए, अगर हम इतिहास की परिभाषा की बात करें, इतिहास की यदि हम परिभाषा की बात करें तो देखिए, अतीत व वर्तमान घटनाओं का क्रमबद्ध व तुलनात्मक अध्ययन ही इतिहास है। देखिए दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि इतिहास किसे कहा जाता है तो सामान्यतः ज़्यादातर विद्यार्थियों का यही आंसर होता है कि अतीत की घटनाओं का अध्ययन इतिहास कहलाता है, या हमारे से पहले जो घटनाएं घटित हो चुकी हैं उसका अध्ययन इतिहास कहलाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें देखिए, अतीत एक शब्द आया है, अतीत, और एक शब्द है वर्तमान, एक है इसमें क्रमबद्ध और एक है तुलनात्मक। यानी इतिहास में
केवल अतीत की घटनाओं का ही अध्ययन नहीं किया जाता। इतिहास में अतीत के साथ साथ वर्तमान घटनाओं को जोड़कर उसका अध्ययन किया जाता है। तो इतिहास की जो परिभाषा है, परिभाषा क्या है? अतीत व वर्तमान घटनाओं का क्रमबद्ध व तुलनात्मक अध्ययन ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। जैसे हम कुछ उदाहरण देखते हैं कि वास्तव में अतीत और वर्तमान घटनाओं का तुलनात्मक अध्ययन है या नहीं है। देखिए जैसे उदाहरण के लिए आपने आश्रम व्यवस्था, उदाहरण है कि इतिहास अतीत और वर्तमान घटनाओं का तुलनात्मक अध्ययन है। इसमें पहला उदाहरण देखिए आप, आश्रम व्यवस्था का आपने अध्ययन किया होगा या आश्रम व्यवस्था के बारे में आपने सुना होगा। ये जो आश्रम व्यवस्था है, देखिए प्राचीन ऋषि मुनियों ने मानव की औसत आयु 100 वर्ष मानकर उसे 4 भागों में डिवाइड कर दिया। 100 वर्ष मानकर उसे कितने भागों में डिवाइड किया? 4 भागों में। जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। यानी संपूर्ण मानव जीवन की आयु को 100 वर्ष मानकर उसे 4 भागों में डिवाइड किया गया। जैसे ब्रह्मचर्य 0 से 25 वर्ष, गृहस्थ 26 से 50, वानप्रस्थ 51 से 75 वर्ष और संन्यास 76 से 100 वर्ष। तो ये प्राचीन एक आश्रम व्यवस्था का हमें उल्लेख मिलता है, लेकिन वर्तमान में इस प्रकार की व्यवस्था हमें देखने को नहीं मिलती है। क्योंकि उदाहरण के लिए जो ब्रह्मचर्य आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम 0 से 25 काउंट किया जाता है, लेकिन सामान्यतः 5 से 6 वर्ष की आयु में बालक को शिक्षा प्राप्ति के लिए गुरु के पास, गुरुकुल में, गुरु के आश्रम में भेजा जाता था। और 25 वर्ष की आयु तक केवल और केवल उसका उद्देश्य क्या था? शिक्षा प्राप्त करना, वेदों का अध्ययन करना, शिक्षा प्राप्त करना, गुरुकुल में गुरु के आदेशों का पालन करना, कठोर जीवन यापन करना। लेकिन इस समय, वर्तमान समय में इस प्रकार की कंडीशन देखने को नहीं मिलती। उसी प्रकार जो गृहस्थ आश्रम है, ये मानव जीवन का सर्वश्रेष्ठ आश्रम है। यद्यपि इनके बारे में हम डिटेल से आगे चर्चा करेंगे, जब इसका चैप्टर आएगा इसमें हम चर्चा करेंगे, अलग से आपको आश्रम व्यवस्था पढ़ाई जाएगी। तो गृहस्थ आश्रम मानव जीवन का सर्वश्रेष्ठ आश्रम है, मानव जीवन का सर्वश्रेष्ठ आश्रम है, क्योंकि इसी आश्रम में रहकर मनुष्य अपने जीवन की संपूर्ण गतिविधियां पूरी करता है। क्योंकि ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति के बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है और इसी आश्रम में रहकर मनुष्य के जीवन की लगभग सभी गतिविधियां पूरी होती हैं। जैसे अपनी संतान को आगे बढ़ाने का प्रयास करना और संतान को पढ़ने लिखने योग्य बनाना, एक समाज में अच्छा रुतबा कायम करने के लिए अनेक प्रयास करना, माता पिता की सेवा करना और अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध वगैरह का आयोजन करना। ये सारी गतिविधियां हमें कौन से आश्रम में देखने को मिलेंगी? गृहस्थ आश्रम में। इसी प्रकार तीसरा आश्रम है वानप्रस्थ आश्रम। तो आज मानव की औसत आयु ही नहीं है 100 वर्ष, इसीलिए अपन कह सकते हैं कि इतिहास न केवल अतीत का अध्ययन है, इतिहास अतीत और वर्तमान घटनाओं का तुलनात्मक अध्ययन कहलाता है। तो दोस्तों, ये 2 बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि इतिहास इति है और आस इन 3 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ हुआ निश्चित रूप से ऐसा हुआ होगा। और इतिहास है, इतिहास की जो परिभाषा है, परिभाषा की अगर हम बात करें, अतीत और वर्तमान घटनाओं का क्रमबद्ध एवं तुलनात्मक अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। इसके पश्चात देखिए, आपने एक शब्द सुना होगा
सभ्यता और एक शब्द सुना होगा संस्कृति। हम इतिहास का सामान्य अध्ययन कर रहे हैं, सामान्य परिचय का अध्ययन कर रहे हैं। एक शब्द सुना है आपने सभ्यता और एक शब्द है संस्कृति। देखिए, सभ्यता और संस्कृति में अंतर है, सभ्यता और संस्कृति में अंतर है। सभ्यता का पतन होना सभ्यता का पतन होना निश्चित है। सभ्यता क्या है? जहाँ हम रहते हैं, ये जो भवन है ये सभ्यता के अंतर्गत आता है, भौतिक सुविधाएं हैं ये सभ्यता के अंतर्गत आता है। तो सभ्यता का पतन होना निश्चित है, लेकिन संस्कृति का कभी भी पतन नहीं होता, कभी भी पतन नहीं होता। संस्कृति में परिवर्तन होता रहता है। सभ्यता का पतन निश्चित है, 100 साल, 200 साल, 150 साल, 50 साल, जो भी है सभ्यता का पतन निश्चित है, कभी न कभी पतन होगा। लेकिन संस्कृति का कभी भी पतन नहीं होता। संस्कृति में हमेशा क्या देखने को मिलेंगे आपको? परिवर्तन देखने को मिलेंगे। जैसे भारतीय संस्कृति में परिवर्तन देखने को मिलता है, लेकिन जो मूल संस्कृति उसका पतन होना निश्चित नहीं है। यानी हमारी संस्कृति का पतन नहीं होगा। किसी भी देश की संस्कृति है, हम उसमें नए नए आयाम स्थापित कर सकते हैं, नई बातों को सीख सकते हैं। वस्त्र, आभूषण, रहन सहन, खान पान, इनमें परिवर्तन जरूर दिखाई देता है, लेकिन संस्कृति का पतन कभी भी नहीं होगा। तो ये सभ्यता और संस्कृति में कुछ अंतर देखने को मिलते हैं। इसके पश्चात दोस्तों इतिहास है। इतिहास का विभाजन 3 भागों में है। इतिहास का विभाजन 3 भागों में है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तथा इतिहास के जो जनक हैं वो हेरोडोटस माने जाते हैं। विश्व इतिहास के जनक किसे माना जाता है? हेरोडोटस को, जिनकी ग्रंथ का नाम क्या है? हिस्टोरिका। जिन्होंने किसकी रचना की थी? हिस्टोरिका की रचना की। तो आइए अब हम बात करते हैं इतिहास का विभाजन। इतिहास का विभाजन। इतिहास का विभाजन कितने भागों में है? 3 भागों में। देखिए, सबसे पहले हम बात करें प्रागैतिहासिक काल, और इस प्रागैतिहासिक काल को ही पाषाण काल कहा जाता है। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, और इसे कांस्य युग या कांस्य काल कहा जाता है। और तीसरा विभाजन है ऐतिहासिक काल, और इस ऐतिहासिक काल को लोहा युग कहा जाता है।
जो इतिहास है, इतिहास का विभाजन कितने भागों में है? 3 भागों में। प्रागैतिहासिक काल, पाषाण काल, आद्य ऐतिहासिक काल कांस्य युग और ऐतिहासिक काल लौह युग। अगर हम प्रागैतिहासिक काल की बात करें, इस काल में हमें लिखित प्रमाण नहीं मिलते हैं। प्रागैतिहासिक जो काल है, इस काल में यदि हम इसकी बात करें, लिखित प्रमाण नहीं मिलते। इस काल में हमें लिखित प्रमाण नहीं मिलते और इस काल की जानकारी पुरातात्विक स्रोतों पर आधारित है। पुरातात्विक स्रोतों पर आधारित है। इस काल की जो जानकारी है पुरातात्विक स्रोतों पर आधारित है। दूसरा जो काल है वो है आपका आद्य ऐतिहासिक काल। दूसरा जो काल है, देखिए इस काल में हमें लिखित प्रमाण नहीं मिलते हैं। प्रागैतिहासिक काल में लिखित प्रमाण नहीं मिलते। आद्य ऐतिहासिक काल, ये जो काल है इसमें हमें लिखित प्रमाण मिले हैं, लेकिन अपठनीय हैं। लिखित प्रमाण तो मिले हैं लेकिन उन्हें आज तक पढ़ा नहीं जा सका। लिखित प्रमाण तो मिले हैं, कौन से काल में? आद्य ऐतिहासिक काल में, लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका। और ये जो आपकी आद्य ऐतिहासिक काल है, इसमें सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता को रखा जाता है। सिंधु व वैदिक संस्कृति इसी काल से संबंधित है। सिंधु और जो वैदिक संस्कृति है वो कौन से काल से संबंधित हैं? आद्य ऐतिहासिक काल से। तो इतिहास का जो विभाजन है वो 3 भागों में है। प्रागैतिहासिक काल, पाषाण काल कहा गया। इस काल में हमें लिखित प्रमाण नहीं मिलते। लिखित प्रमाण के न मिलने के बावजूद यहाँ की जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या हैं? पुरातात्विक स्रोत। प्रमुख स्रोत क्या हैं? पुरातात्विक स्रोत। इसी प्रकार आद्य ऐतिहासिक काल, इसे कांस्य युग कहा जाता है और इस काल में लिखित प्रमाण तो मिले हैं लेकिन वो अपठनीय है। सिंधु और जो वैदिक संस्कृति है वो कौन से काल से संबंधित है? आद्य ऐतिहासिक काल। और जो तीसरा काल है ऐतिहासिक काल, इसे लौह युग कहा जाता है। तीसरे काल को क्या कहा जाता है? लौह युग कहा जाता है। और इस काल की जानकारी की यदि हम बात करें, देखिए अगर हम तीसरे काल की बात करें, अगर हम ऐतिहासिक काल की बात करें, इसे लौह युग कहा जाता है। और इस काल की जो जानकारी है लिखित सामग्री मिली है, यहाँ लिखित सामग्री मिली है और वो कैसी है? पठनीय है। तो दोस्तों आपको 3 लाइनें याद रखनी है। जो आपका प्रागैतिहासिक काल है उस काल में हमें लिखित सामग्री के प्रमाण मिले ही नहीं। दूसरा जो काल है आद्य ऐतिहासिक काल, वहाँ लिखित सामग्री तो मिली है लेकिन उसे आज तक पढ़ा नहीं गया। तीसरा जो काल है ऐतिहासिक काल, यहाँ लिखित सामग्री मिली है और वो कैसी है? पठनीय है। वो कैसी है? पठनीय। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इतिहास का जो विभाजन है वो कुल कितने भागों में है? 3 भागों में। प्रागैतिहासिक काल,
आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इस काल की यदि हम जानकारी की बात करें तो विदेशी यात्रियों के विवरण से भी इस काल की जानकारी मिलती है। जैसे सामान्य 2 लाइनें देखिए, विदेशी यात्रियों के विवरण से भी भारत के बारे में जानकारी मिलती है। अब जैसे कुछ विदेशी यात्रियों की बात करें हम, नंबर 1 फाहियान हेनसांग। फाहियान और हेनसांग, जैसे इसका संबंध कहाँ से था? चीन से। हेनसांग का संबंध भी कहाँ से था? चीन से। और जैसे एक व्यक्ति की और हम बात करें, नंबर 3, खैर वो यात्री नहीं था, राजदूत के रूप में था, मेगास्थनीज। इसके बारे में बात करेंगे। फाहियान चीनी यात्री था और ये किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त सेकंड अथवा विक्रमादित्य। ये गुप्त वंश का शासक था, चंद्रगुप्त द्वितीय अथवा विक्रमादित्य। ये गुप्त वंश का शासक था। इसके शासनकाल में फाहियान नामक चीनी यात्री भारत आया। अब इसके विवरण से भी हमें जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि जो फाहियान है, फाहियान की जो रचना है उसका नाम है फू को की। फाहियान की जो पुस्तक है उसका नाम क्या है? फूको की। तो फाहियान की पुस्तक के माध्यम से हमें गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे फाहियान भारतीयों के नैतिक चरित्र की प्रशंसा करता है, नैतिक जीवन की प्रशंसा करता है। फाहियान ने तो यहाँ तक लिखा है कि भारत में भारतीय लोग घरों में ताला भी नहीं लगाते थे, अर्थात वहाँ चोरी डकैती नहीं होती थी। इसी प्रकार फाहियान ने कहा था कि यहाँ के निवासी प्याज और लहसुन नहीं खाते थे, अर्थात यहाँ के लोगों को उन्होंने शाकाहारी बताया था। तो फाहियान भारतीयों के नैतिक जीवन की भूरी भूरी प्रशंसा करता है। लेकिन हेनसांग जो चीनी यात्री था, ये आपको पता होगा किसके शासनकाल में भारत आया था? वर्धन वंश का शासक था हर्षवर्धन। और इससे हेनसांग ने पुस्तक लिखी थी सीयू की। इनकी पुस्तक का नाम क्या था? सीयू की। तो हेनसांग भी भारत के बारे में विवरण देता है, भारत का वर्णन करता है। हेनसांग ने भारत जिस प्रकार फाहियान ने भारतीयों के नैतिक जीवन की, नैतिक चरित्र की प्रशंसा की है, जबकि हेनसांग ने कहा कि भारत आगमन के दौरान मुझे 2 बार लूटा गया था। हेनसांग ने क्या कहा कि भारत आगमन के दौरान मुझे 2 बार लूटा गया था। तो ये जो भी जानकारियां हैं ये विदेशी यात्रियों के विवरण से भी हमें प्राप्त होती हैं। जैसे हेरोडोटस, अभी हम बात करेंगे विश्व इतिहास के जनक जो हेरोडोटस होंगे, हेरोडोटस ने भी भारत के बारे में जानकारी दी है, वो हम आगे चर्चा करने वाले हैं। इसी प्रकार मेगास्थनीज, अगर मेगास्थनीज की बात करें, इन्होंने पुस्तक लिखी इंडिका। इनकी पुस्तक का ही नाम क्या था? इंडिका। यद्यपि ये कोई यात्री नहीं है, मेगास्थनीज यात्री नहीं है, ये सेल्यूकस निकेटर के राजदूत होंगे, वो आगे चर्चा करेंगे। तो इस ऐतिहासिक काल की बात करें, ऐतिहासिक काल में हमें लिखित सामग्री मिली है और वो कैसी है? पठनीय है। इसके साथ साथ हमें विदेशी यात्रियों के विवरण से भी भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो दोस्तों एक बार मैं पुनः रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए, इतिहास जो शब्द है वो 3 शब्दों से मिलकर बना है, इति है और आस। इसका अर्थ हुआ निश्चित रूप से ऐसा हुआ होगा,
निश्चित रूप से ऐसा हुआ होगा। इतिहास की यदि हम परिभाषा की बात करें, अतीत व वर्तमान घटनाओं का क्रमबद्ध एवं तुलनात्मक अध्ययन ही इतिहास है। अतीत व वर्तमान याद रखना है, केवल अतीत की घटनाओं का अध्ययन ही इतिहास नहीं है। अतीत व वर्तमान घटनाओं का क्रमबद्ध एवं तुलनात्मक अध्ययन ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। इसी प्रकार इतिहास का जो विभाजन है वो कितने भागों में है? 3 भागों में। विभाजन से पहले हमने 2 शब्दों की चर्चा की, सभ्यता और संस्कृति। सभ्यता और संस्कृति। सभ्यता का पतन निश्चित है, सभ्यता का पतन निश्चित है, लेकिन संस्कृति का कभी भी पतन नहीं होगा। संस्कृति में केवल हमें परिवर्तन देखने को मिलेंगे, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, इन सभी में परिवर्तन देखने को मिलेंगे, लेकिन जो हमारी मूल संस्कृति है उसका पतन होना निश्चित नहीं है। इसके पश्चात इतिहास का विभाजन हम 3 भागों में पढ़ रहे हैं। इतिहास का विभाजन 3 भागों में है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल कहा जाता है। इस काल में हमें लिखित सामग्री के कोई प्रमाण नहीं मिले, इस काल में लिखित सामग्री के प्रमाण नहीं मिले और इस काल की जानकारी पुरातात्विक स्रोतों पर ही आधारित है या निर्भर है। दूसरा जो काल है आपका वो है आद्य ऐतिहासिक काल, जिसे कांस्य युग भी कहा जाता है। आद्य ऐतिहासिक काल को कांस्य युग के नाम से भी जाना जाता है। इस काल में लिखित सामग्री तो मिली है, इस काल में, यानी अभी हमने चर्चा की थी, इस काल में लिखित सामग्री तो मिली है लेकिन वो अपठनीय है और सिंधु सभ्यता तथा वैदिक संस्कृति आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित हैं। सिंधु सभ्यता और वैदिक संस्कृति का काल क्या माना जाता है? आद्य ऐतिहासिक काल। तीसरा जो काल है दोस्तों वो है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल को लौह युग कहा जाता है। ऐतिहासिक काल को लौह युग कहा जाता है और इस काल में हमें लिखित सामग्री मिली है और कैसी है? पठनीय है। लिखित सामग्री मिली है और वो पठनीय है। इस काल की जानकारी हमें विदेशी विद्वानों, विदेशी यात्रियों, विदेशी इतिहासकारों के माध्यम से भी प्राप्त होती है, जैसे हमने चर्चा की। यद्यपि इनके बारे में अभी हमने डिटेल से चर्चा नहीं की है, ये केवल सामान्य नाम लिखे गए हैं कि ये उस समय आए और इन्होंने भारत के बारे में जानकारी दी। अब हम बात करते हैं इतिहास के जनक। विश्व इतिहास का जनक, भारतीय इतिहास का जनक और राजस्थान इतिहास का जनक। देखिए, देखिए दोस्तों, हेरोडोटस ये विश्व इतिहास के जनक थे। विश्व इतिहास के जनक, विश्व इतिहास के पिता, और इनका ग्रंथ है जिसका नाम है हिस्टोरिका। देखिए, हेरोडोटस एक तो ये यूनान के निवासी थे। हेरोडोटस का संबंध कहाँ से है? यूनान से। विश्व इतिहास के जनक अथवा पिता। विश्व इतिहास के जनक अथवा पिता किन्हें कहा जाता है? हेरोडोटस। और इन्होंने हिस्टोरिका की रचना की। हेरोडोटस ने किसकी रचना की? हिस्टोरिका। तो विश्व इतिहास के जनक कौन हो गए? हेरोडोटस। ये कहाँ के निवासी थे? यूनान के निवासी थे। और इनकी रचना का नाम क्या है? हिस्टोरिका। रचना का नाम क्या है? हिस्टोरिका। हेरोडोटस ने भी भारत के बारे में जानकारी दी है। हेरोडोटस ने भारत के बारे में जानकारी दी है। जैसे देखिए,
इन्होंने भारत के बारे में जानकारी दी। हेरोडोटस के माध्यम से हमें क्या जानकारी मिलती है, देखिए इन्होंने बताया, एक तो इन्होंने बताया कि ईरान का शासक दारा प्रथम, ईरान का शासक दारा प्रथम ने भारत पर आक्रमण किया था। ईरान का शासक था जिसका नाम था दारा प्रथम, इसने भारत पर आक्रमण किया था। इसकी जानकारी हेरोडोटस के माध्यम से मिलती है। इसकी जानकारी हमें हेरोडोटस के माध्यम से मिलती है, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा भारत पर आक्रमण करने वाले पहले विदेशी कौन थे? ईरानी। भारत पर आक्रमण करने वाले पहले विदेशी ईरानी थे, उसके बाद यूनानी। और ईरानियों की अगर बात करें, ईरानियों में पहला जो सफल आक्रमणकारी था, ईरानियों में पहला जो सफल आक्रमणकारी था वो कौन था? दारा प्रथम। यद्यपि दारा प्रथम से पहले एक ईरानी था जिसने भारत पर आक्रमण किया था, जिसका नाम था साइरस सेकंड, जिसका नाम था साइरस सेकंड, लेकिन उसका आक्रमण सफल नहीं हो पाया। उसने अफगानिस्तान के हिंदू कुश पर्वतमाला पर आक्रमण किया था, लेकिन उसका आक्रमण सफल नहीं हो पाया था। इसीलिए भारत पर सफल आक्रमण करने वाला दारा प्रथम ये कहाँ का शासक था? ईरान का। तो पहला विदेशी शासक जिसका आक्रमण सफल माना जाता है उसका नाम क्या था? दारा प्रथम। इसी प्रकार हेरोडोटस ने, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, हम सामान्य चर्चा के साथ साथ कुछ नई बातें सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो दारा प्रथम था इसने भारत पर आक्रमण किया। हम किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? हेरोडोटस ही ये जानकारी दे रहा है। और इन्होंने क्या बताया? दारा प्रथम ने पश्चिमोत्तर भारत को जीत कर उसे अपने साम्राज्य का बीसवां प्रांत बनाया। ये हेरोडोटस के माध्यम से ही जानकारी मिलती है। हेरोडोटस ने बताया कि दारा प्रथम ने पश्चिमोत्तर भारत, कंबोज, गांधार और सिंध, कंबोज, गांधार और सिंध, इन प्रदेशों पर अधिकार करके उसे अपने साम्राज्य का कौन सा प्रांत बनाया? 20वां प्रांत बनाया। कौन सा प्रांत बनाया? 20वां प्रांत। तो इसके बारे में जानकारी हमें हेरोडोटस के विवरण से प्राप्त होती है। तो हेरोडोटस ये यूनान के निवासी थे, विश्व इतिहास के जनक या पिता। इनकी रचना है हिस्टोरिका, और भारत के बारे में इन्होंने जानकारी दी। हमने अभी नोट किया कि ईरान का शासक था दारा प्रथम। ईरान का शासक कौन था? दारा प्रथम। इसने भारत पर आक्रमण किया था और दारा प्रथम ने पश्चिमोत्तर भारत को, जिसमें कंबोज, गांधार और सिंध का प्रदेश शामिल था, उसे जीतकर अपने साम्राज्य का यहाँ अर्थ है ईरानी साम्राज्य, क्योंकि ये शासक कहाँ का था? ईरान का। अपने साम्राज्य का कौन सा प्रांत बनाया? 20वां प्रांत बनाया। ये जानकारी हमें हेरोडोटस के विवरण से प्राप्त होती है। इसी प्रकार दोस्तों अगर हम और बात करें, हेरोडोटस भारतीय सैनिकों के सूती वस्त्रों से प्रभावित था। हेरोडोटस ने कहा कि भारतीय सैनिक सूती वस्त्र पहनते थे और हेरोडोटस भारतीय सैनिकों के सूती वस्त्रों से अत्यधिक प्रभावित था। तो विश्व इतिहास के जनक कौन हो गए? हेरोडोटस। इसके बाद हम आगे बात करते हैं।
वेद व्यास। इसके बाद हम बात करते हैं वेद व्यास जी। इन्हें भारतीय इतिहास का जनक माना जाता है, लेकिन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बात करें, भारत का इतिहास लिखने वाला पहला विदेशी मैगस्थनीज था। पहला विदेशी कौन था? मैगस्थनीज। लेकिन फिर भी भारतीय इतिहास का जनक किन्हें माना जाता है? वेद व्यास को। तो एक तो इन्हें भारतीय इतिहास का जनक माना जाता है, भारतीय इतिहास का जनक, और इन्होंने महाभारत की रचना की। वेद व्यास जी को भारतीय इतिहास का जनक माना जाता है और इन्होंने महाभारत की रचना की। ये जो महाभारत है, महाभारत को जय संहिता अथवा विजय संहिता भी कहा जाता है। महाभारत को जय संहिता अथवा विजय संहिता भी कहा जाता है। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ है। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ है। इसमें लगभग 1 लाख श्लोक हैं। इसमें लगभग 1 लाख श्लोक हैं। इसी प्रकार महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र हरियाणा में कितने दिन चला था? 18 दिन। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र हरियाणा में 18 दिन चला। अभी यहाँ केवल सामान्य चर्चा कर रहे हैं इनके बारे में। महाभारत रामायण के बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। जब चैप्टर आएगा, टॉपिक आएगा इसका, वहाँ डिटेल से चर्चा करेंगे। तो भारतीय इतिहास का जनक किसे माना जाता है? वेद व्यास जी को। लेकिन भारत का इतिहास लिखने वाला पहला विदेशी व्यक्ति कौन था? मैगस्थनीज। भारत का इतिहास लिखने वाला पहला विदेशी व्यक्ति, विदेशी विद्वान कौन माना जाता है? मैगस्थनीज। तो आइए दोस्तों, अब हम किसके बारे में चर्चा कर लेते हैं? मैगस्थनीज के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, मैगस्थनीज देखिए, भारत का इतिहास लिखने वाला प्रथम विदेशी, भारत का इतिहास लिखने वाला पहला विदेशी कौन माना जाता है? मैगस्थनीज। तो इस सामान्य क्वेश्चन तो आपका क्लियर हो जाएगा कि मैगस्थनीज ने भारत का इतिहास लिखा, पहला विदेशी था। लेकिन मैगस्थनीज है कौन? यद्यपि इसके बारे में हम जब मौर्य काल का अध्ययन करेंगे, जब मौर्य काल, चंद्रगुप्त मौर्य का अध्ययन करेंगे, मौर्यकालीन स्रोतों के बारे में अध्ययन करेंगे, वहाँ डिटेल से अध्ययन करना है। लेकिन फिर भी सामान्य देखिए, मैगस्थनीज इन्होंने पुस्तक लिखी इंडिका। मैगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका।
इसके पश्चात देखिए मेगास्थनीज है कौन। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। दोस्तों मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। तो सेल्यूकस निकेटर, ये जो सेल्यूकस निकेटर है ये सिकंदर का सेनापति था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत तो कौन है? मेगास्थनीज। सेल्यूकस निकेटर कौन है? सेल्यूकस निकेटर कौन है? सिकंदर का सेनापति। कौन था ये? सिकंदर का सेनापति। यदि आपने सिकंदर के बारे में अध्ययन किया हो, यहाँ केवल सामान्य चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। इसने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया और तक्षशिला का शासक हुआ करता था आम्बी, जिसने सिकंदर की सहायता की थी। वो आगे हम चर्चा करेंगे। तक्षशिला और भी कई शासक थे जिन्होंने सिकंदर का साथ दिया था। पहला शासक ये माना जाता है आम्बी, जिसने सिकंदर का सहयोग किया। इसे भारत का पहला देशद्रोही भी माना जाता है। तो मेगास्थनीज कौन है? मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत है। सेल्यूकस निकेटर कौन है? ये सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर यूनान का शासक था जिसने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। इसके पश्चात देखिए ये जो मेगास्थनीज है इसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा, दोस्तों केवल यहाँ सामान्य चर्चा करें, डिटेल से अध्ययन आगे किया जाएगा। तो पाटलिपुत्र को क्या कहा इन्होंने? पोलीब्रोथा। इसी प्रकार इसने पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन किया है। पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन किया है। इसी प्रकार यदि हम मेगास्थनीज के बारे में और बातें करें, इन्होंने भारतीय समाज का विभाजन 7 भागों में बताया। भारतीय समाज का विभाजन 7 भागों में। भारतीय समाज का विभाजन 7 भागों में बताया। तो सामान्य रूप से अगर हम बात करें कि भारत का इतिहास लिखने वाला पहला विदेशी कौन था? मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था। और इनकी पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। तो ये हो गया आपका भारत का इतिहास लिखने वाला पहला विदेशी। इसके बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं राजस्थान इतिहास का जनक। फिर हम प्राचीन भारत से सिंधु घाटी सभ्यता से हम हमारे पहले टॉपिक की शुरुआत करेंगे। तो एक बार देख लीजिए राजस्थान इतिहास के जनक। कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड, इन्हें राजस्थान इतिहास का जनक माना जाता है। राजस्थान इतिहास का जनक राजस्थान इतिहास का जनक। और इनकी कुछ पुस्तकें हैं वो देख लीजिए। इनकी पुस्तकें
द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। नंबर 2, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न the central and western Rajput states of India और एक पश्चिमी भारत की यात्रा, पश्चिमी भारत की यात्रा। तो दोस्तों अभी हमने इतिहास का सामान्य परिचय का अध्ययन किया है, यानी केवल सामान्य परिचय का अध्ययन किया है। जैसे इतिहास किसे कहा जाता है, इतिहास का विभाजन कितने भागों में है, इतिहास का विभाजन अभी हमने 3 भागों में देखा, सामान्य चर्चा की। और इसी प्रकार इतिहास के जो जनक हैं, इतिहास के जनक विश्व इतिहास के हो गए हेरोडोटस, भारतीय इतिहास के वेद व्यास जी माने जाते हैं। लेकिन भारत का इतिहास लिखने वाले पहले विदेशी मैगस्थनीज माने जाते हैं, जिन्होंने इंडिका की रचना की। और राजस्थान इतिहास के जनक कौन माने जाते हैं, कर्नल जेम्स टोड। और इनका जन्म 1782 लिंगटन शहर इंग्लैंड में हुआ था। वो अलग मुद्दा है, जब हम राजस्थान की बात करेंगे वहाँ इसको पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ केवल सामान्य परिचय का अध्ययन किया जा रहा है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट और हैं, उनकी चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम पहले चैप्टर पे चर्चा करेंगे। देखिए, नोट नंबर 1, प्रारंभिक मानव आदि मानव कहलाता था। प्रारंभिक जो मानव है उस मानव को क्या कहा जाता था, आदि मानव। नंबर 2, आदि मानव का जीवन घुमक्कड़ या यायावर था। आदि मानव का जो जीवन है वो घुमक्कड़ अथवा यायावर था। घुमक्कड़ और यायावर का अर्थ क्या हुआ, वो एक ही जगह पर अपना जीवन यापन नहीं करता था, एक ही जगह पर अपना जीवन यापन नहीं करता था। यानी वो भोजन की तलाश में कभी इधर कभी उधर भटकता रहता था। यानी आदि मानव का जीवन कैसा था, यायावर अथवा घुमक्कड़ था। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा और है, ये थोड़ा सा वीडियो लंबा बन गया, लेकिन ये समझाना ज़रूरी था। मैं एक बार और रिवाइज करवा दूंगा, आपको कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। थोड़ा सा और बचा हुआ है, इसको और समझ लीजिए आप। तो प्रारंभिक मानव क्या कहलाता था, आदि मानव। आदि मानव का जीवन घुमक्कड़ या यायावर प्रकार का था। आदि मानव का जो जीवन था वो कैसा था, घुमक्कड़ अथवा यायावर प्रकार का। नंबर 3, मानव का उदय
अफ्रीका महाद्वीप में हुआ। दोस्तों मानव का उदय कौन से महाद्वीप में माना जाता है? अफ्रीका महाद्वीप में। जबकि मानव सभ्यताओं की जननी एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। ये फैक्ट हैं, ये एग्जाम में कई बार रिवाइज हो चुके हैं, तो आपको ये याद रखने हैं। नंबर 4, एशिया महाद्वीप को मानव सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। एशिया महाद्वीप को मानव सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। नंबर 5, मानव ने सर्वप्रथम कुत्ता पाला था। ये याद रखना है, एग्जाम में कई बार आ चुका है कि मानव ने सबसे पहले किसे पाला था? कुत्ते को। नंबर 6, मानव ने सर्वप्रथम तांबा की खोज की थी। मानव ने सबसे पहले किसकी खोज की थी? तांबा की। मानव ने सबसे पहले किसे पाला? कुत्ते को पाला था। प्रारंभिक जो मानव था कैसा मानव था? आदि मानव। आदि मानव का जो जीवन है वो कैसा था? घुमक्कड़ या यायावर। वो भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकता रहता था और भोजन के रूप में कच्चे मांस, प्रारंभ में कच्चे मांस का प्रयोग करता था। बाद में ऐसा उल्लेख मिलता है, ऐसा कहा जाता है कि पत्थरों को आपस में रगड़ा कर अग्नि का आविष्कार किया, चिंगारी का आविष्कार किया, फिर मांस को पका करके खाने लगा। मानव का उदय है वो कहाँ माना जाता है? अफ्रीका महाद्वीप में। जबकि मानव सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है? एशिया महाद्वीप को। मानव ने सर्वप्रथम किसको पाला? कुत्ते को पाला। और मानव ने सर्वप्रथम तांबा की खोज की। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हमने इतिहास की सामान्य जानकारी, इतिहास का विभाजन, इतिहास के जनक और आदि मानव से संबंधित कुछ 2-4 बातों पर जानकारी प्राप्त की है। और आज का जो वीडियो है आप उसे 1 या 2 बार देखिए, क्योंकि जो पहली बार इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं उसे एक बार पढ़ने में, एक बार वीडियो देखने में समझ में नहीं आएगा। आप 2-3 बार इसे रिवाइज कीजिए, आपको याद हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करेंगे और वो टॉपिक होगा हमारा सिंधु घाटी सभ्यता। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।